आरएसएस प्रमुख भागवत और सीएम योगी कल आएंगे काशी। कांची पीठ के शंकराचार्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती से करेंगे मुलाकात। चौदहहारी लोकसभा सीटों पर खास फोकस। पार्टी ने पांव जमाने के लिए कसी कमर। मंदिर में संपर्क अभियान चलाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश का बयान। अयोध्या में गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। सरकार बनने पर जमीनों की रजिस्ट्री की जांच होगी। अलीगढ़ में छात्रों ने वाइस चांसलर का फूका पुतला। जमकर नारेबाजी की है। पुलिस से नोकझोंक भी हुई। झांसी में कलयुगी बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। मिशन 2024 के लिए भाजपा की यूपी पर खास नजर है। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए समीकरण की तैयारी की जा रही है। साथ ही 2019 में 14 हारी लोकसभा सीटों के लिए विशेष अभियान चलाएगी। सभी मंदिर और मठों में संपर्क अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा बीजेपी सांस्कृतिक स्थानों से संवाद करेगी। बता दें कि बीजेपी 2019 में हुई जिन सीटों पर खास फोकस कर रही है, इनमें रायबरेली, लालगंज, घोसी, श्रावस्ती, अमरोहा, बिजनौर, जौनपुर, नगीना, सहारनपुर और अंबेडकर नगर लोकसभा सीटें हैं। तो 2024 मिशन को लेकर अब भाजपा की नई तैयारी बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि मंदिर मठों में अब भाजपा संपर्क अभियान चलाने की तैयारियों में जुट चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, भारतीय जनता पार्टी 2024 मिशन को लेकर अब एक नई रणनीति बनाने की तैयारी कर रही है। क्या कुछ वो रणनीति है? जी बिल्कुल नंदिनी, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने अभियान और कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार में हैट्रिक लगाने के उद्देश्य से तमाम अभियान चला रही है। अब अगर बात की जाए तो जिन 2019 के चुनाव में जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी को कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, उन 14 लोकसभा सीटों पर विशेष अभियान की चलाने की तैयारी कर रही है। अगर बात की जाए तो मंदिर मठ में रहने वाले जो तमाम साधु संत हैं और मठ के साथ साथ धार्मिक स्थान है जहां पे पूजा की जाती है, ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक स्थलों की सूची बनाकर और कहीं ना कहीं वहां पर आने वाले दिनों में एक अभियान के तहत लोगों को वहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यक्रम करके और लोगों को वहां एकत्रित करेंगे और खिचड़ी भोज के साथ साथ समरसता भोज जैसे तमाम का आयोजन का कहीं ना कहीं करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर बात करें तो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अगर देखें तो प्रदेश की 80 सीटों में से 14 सीटों में कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ा। मगर बात करें तो रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद से कहीं ना कहीं देखें तो अब बीजेपी का हारी हुई सीटों पर इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बढ़ गया है। अगर बात की जाए तो संभल हो, रायबरेली हो या मुरादाबाद हो, मैनपुरी हो, गाजीपुर हो, घोसी हो, श्रावस्ती हो, नगीना हो, सहारनपुर हो, ऐसे कुल मिलाकर 14 सीट जिन पर बीजेपी को कामयाबी हासिल नहीं हो पाई थी, वहां अपने पदाधिकारियों को कहीं ना कहीं एक एक्टिव मोड में करके और उच्च पदाधिकारियों को वहां पे दौरे लगाकर कहीं ना कहीं 14 सीटों को अपने पास करने के लिए कहीं ना कहीं अपने तमाम अभियान चला रही है। साथ ही आपको बता दें नंदिनी, अगर बात की जाए तो विशेष प्लान के तहत इसमें कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों के जो पूर्व प्रतिनिधि है, जो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर में विधायक रहे हैं या पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना एक बार फिर बीजेपी अपने साथ लेकर ऐसे नेताओं को लेकर और विशेष अभियान चलाने जा रही है। अगर बात की जाए तो जो तमाम बूथे हैं जो कहीं ना कहीं कोविड काल के बाद उनकी संख्या बढ़ी है, उसके बाद से दायित्व भी बीजेपी कुछ सीटों पर लगभग 1500 बूथ बनाए गए थे। अगर ऐसे अनुमान के हिसाब से देखें एक लोकसभा क्षेत्र में तो ऐसे जगहों पर नए पदाधिकारियों को लाना और पन्ना प्रमुख की नियुक्ति करना जैसे कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं नियुक्ति भी करती रहेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु।
समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने वाले पोलिंग स्टेशन के पुनर्गठन और निर्धारण पर पैनी नजर रखे हुए है। बता दें कि इस बार सपा दूर बने पोलिंग स्टेशन को लेकर जिला निर्वाचन के पास लिखित आपत्तियां व सुझाव को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लिए सिर्फ धर्म एक कारोबार है। भाजपा ने अयोध्या में जमीन के लूट के अलावा और क्या किया है। सरकार बनने पर अयोध्या में जमीनों की अवैध रजिस्ट्री की जांच करवाई जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में सबसे ज्यादा काम समाजवादी सरकार में हुए हैं। भाजपा सरकार संचार माध्यमों का दुरुपयोग करती है, रोज नए नए झूठ करती है। इसलिए गरीब, शोषित, वंचितों के अधिकार व संविधान की रक्षा के लिए लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाना है। खबर प्रयागराज से है, जहां करेली क्षेत्र में फोन पर बात कर रहे युवक पर बम से हमला किया गया। बता दें कि फोन पर बात कर रहे युवक पर अज्ञात हमलावरों ने बम से हमला किया। अज्ञात हमलावरों द्वारा बम फेंकने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक सवार 2 हमलावरों ने युवक पर बम से हमला किया है। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। तो बता दें कि खबर प्रयागराज से है, जहां पर युवक पर बम से हमला किया गया है। बम फेंकने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिस पर दिखाया गया है कि युवक पर बम से हमला किया जा रहा है। अज्ञात हमलावरों ने युवक पर बम से हमला किया है। बता दें कि युवक फोन पर बात कर रहा था, अचानक से उस पर बम से हमला किया गया। आप तस्वीरों में सीधा तौर पर देख सकते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है जो पुलिस को मिली है और लगातार अब पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। तो खबर प्रयागराज से है, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें युवक पर बम से हमला किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, युवक पर बम से हमला किया जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आई अभी तक इस मामले में? जी बिल्कुल नंदनी, ये सीसीटीवी फुटेज आज वायरल हो रहा है। हालांकि ये घटना जो है वो बीते परसों की बताई जा रही है और सीसीटीवी फुटेज में यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक युवक जिसका नाम आशु बताया गया है, वो मोबाइल पर बात कर रहा था। उसी दौरान बाइक से 2 हमलावर आते हैं। पहले एक युवक बाइक से उतरकर फोन पर बात कर रहे युवक को धक्का देता है। उसके बाद से उसके ऊपर लगातार 2 बम मारे जाते हैं। हालांकि ये जो बम मारने की घटना है ये करेली थाना क्षेत्र की है और सबसे बड़ी बात है कि वही करेली है जो अतीक अहमद का गढ़ माना जाता था। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज है, जब से ये वायरल हो रहा है तब से पुलिस लगातार हमलावरों की तलाश कर रही है। हालांकि इस पे किस तरीके की अभी वारदात हुई है या युवक पर किस तरीके से या किन बातों को लेकर हमला किया गया है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक ने क्या कुछ कहा है, क्यों हमला किया गया है। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अगर युवक की बात की जाए तो युवक का नाम आशु बताया गया है। हालांकि पुलिस के जो आला अधिकारी है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। अज्ञात हमलावरों के ऊपर करेली थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जल्द ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। लेकिन जो युवक है उससे जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो युवक ने इस पे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को गहनता से जांच पड़ताल करे और जल्द इस मामले का खुलासा होगा कि मोबाइल पर बात कर रहे युवक पर हमलावरों ने बम से हमला क्यों किया। हालांकि ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द इस पूरे मामले का पुलिस खुलासा करने की बात कर रही है। जी नंदिनी, इस घटना को लेकर जिस इलाके में हमला किया गया था वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है? चूंकि ये जो घटना है ये देर रात की है। हालांकि जब 2 दिन बीत जाने के बाद ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है तो पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। आसपास के लोगों की बात की जाए तो आसपास के लोग हैं वो इस घटना के बारे में अपनी अनभिज्ञता जता रहे हैं। लेकिन जो युवक है जिसके ऊपर बम से हमला किया गया वो साफ तौर से सीसीटीवी में दिख रहा है कि मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। उसी दौरान उसी के सामने से एक बाइक गुजरती है। उस बाइक पर 2 युवक बैठे होते हैं और उसी बाइक से उतरकर एक युवक आता है। मोबाइल पर बात कर रहे युवक पर पहले वो धक्का देता है, उसके बाद वो लगातार उसके ऊपर 2 बम मारता है
और सबसे बड़ी बात यही है कि ये करेली थाना क्षेत्र का मामला है और करेली थाना क्षेत्र अतीक अहमद का अपना गढ़ माना जाता था। अतीक अहमद का वहां पे वर्चस्व होता था। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पूरी तरीके से गंभीरता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। झांसी में एक सनसनीखेज वारदात सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने मां बाप को लाठी डंडों से पीटकर उनकी हत्या कर दी। दरअसल वो 6 महीने से पबजी गेम खेल रहा था और मना करने पर युवक मारपीट करने लग जाता था। पबजी खेलने के बाद युवक का व्यवहार बदल गया था। इस मामले में लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि एक युवक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जबकि महिला घायल है, जिसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन महिला की भी मौत हो गई। पुलिस ने जब घर के ऊपरी हिस्से की तलाशी ली तो एक कमरे में मृतक का बेटा मिला, जो अपने आप को कमरे में बंद किए हुए था। वहीं पर बता दें कि घटनास्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने पहुंचकर बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया और गहनता से जांच करने के आदेश दिए हैं। इसी जनपद में थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है पिचौर। उस गांव में आज सुबह एक सूचना मिली थी कि एक 58 उम्र का एक व्यक्ति है, अपने घर पे मृत अवस्था में मिला है और उनका पत्नी घायल अवस्था में है। तो पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच गया है। पहुंचने के बाद पूरा घटना का छानबीन किया गया है। इस घटना में जो स्कूल टीचर का काम अभी कर रहे हैं, जो 58 वर्ष का व्यक्ति है, उनको घटनास्थल पे वो मृत अवस्था में पाया गया है और जो फर्स्ट फ्लोर में उनका बेटा अपना कमरे में बंद करके वो बैठा हुआ था। तो उनको हम लोग पकड़ के पूछताछ किया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो अपना पिताजी को डंडे से मारा है और माताजी को भी घायल कर दिया है। इस तरह घटना क्यों किया है वो अभी पूछताछ चल रही है। अभी ये सूचना मिली है कि उनका माताजी भी अभी इलाज के दौरान अभी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भारत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, बताया जा रहा है कि पबजी खेलने का युवक जो है शौकीन था, इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता की हत्या कर दी। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला झांसी क्षेत्र का है, जहां पर एक बेटे ने अपनी निर्मम हत्या। आपको बता दें कि जो युवक है उसकी बहन का कहना है कि वह पिछले 6 महीने से पबजी गेम को खेल रहा था, जिसके बाद उसका व्यवहार बदल गया था। जब पबजी गेम खेलने से मना किया जाता था तो वह माता पिता के साथ मारपीट कर देता था और इसी दौरान यह मामला सामने आया कि उसने लाठी डंडों से अपने माता पिता को पीट कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। जी, क्या कुछ इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने कहा है अभी तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस घटनास्थल पर पहुंचते हैं और बारीकी से मामले की जांच करते हैं। आपको बता दें कि पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि अभी जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो बहन का कहना है कि वह पबजी गेम के बाद उसका व्यवहार बदल जाना और उसके बाद माँ बाप की लाठी डंडों से मार कर निर्मम हत्या कर दी गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत। लखनऊ मेयर के चुनाव के दौरान दावा किया गया था कि राजधानी के वासियों को गंदगी से निजात मिलेगा, लेकिन यहाँ तो लोग गंदगी से बीमार होना शुरू हो गए हैं। प्राइम टीवी की टीम जब इंदिरा नगर की आम्रपाली पहुंची तो यहाँ की तस्वीर कुछ अलग ही देखने को मिली है। सड़क पर लगा कूड़े का अंबार और तेज दुर्गंध से आसपास के लोगों का रहना भी मुश्किल हो गया है। इस गंदगी को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर विकास मंत्री राजनाथ सिंह, मेयर लखनऊ समेत नगर निगम आयुक्त तक को पत्र लिखा, लेकिन इस पत्र के बाद भी किसी तरह का कोई समाधान देखने को नहीं मिला है। नगर निगम के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है साफ सफाई को लेकर, लेकिन जब साफ सफाई ना हो तो जाहिर सी बात है आम जनमानस को उन गंदगियों के बीच से गुजरना पड़ता है। इस वक्त प्राइम टीवी की टीम साफ सफाई को लेकर के जिस तरीके से काम कर रही है, इस चीज़ को लेकर के जो खबरें दिखाई जा रही हैं ग्राउंड जीरो से, तो वो तस्वीर आपको इंदिरा नगर की एक तस्वीर दिखाई जाएगी। वो तस्वीर आप देख रहे हैं जिस तरह से सड़क पर पूरा कूड़ा घर बना हुआ है। यहाँ पर गंदगी का
पूरा अंबार लगा हुआ है। गंदगी के अंबार के बीच से लोगों का आना जाना होता है। आसपास जो लोग रहते हैं उनको एक घरों में बीमारी का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, स्कूल जाने वाला भी रास्ता होता है क्योंकि आसपास स्कूल भी है। और इस चीज़ को लेकर जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो लगातार शिकायत भी देते रहे हैं, लेकिन उन शिकायतों का किसी तरह का कोई निस्तारण भी नहीं हुआ है। फिर बात की जाए नगर निगम के अधिकारी, नगर आयुक्त की या फिर नगर विकास मंत्री की, इन सभी जगहों पर शिकायत गई लेकिन किसी तरह का कोई निस्तारण नहीं हुआ। यहाँ पे आप स्थानीय निवासी देख रहे हैं, बुजुर्ग महिला भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये क्योंकि जिस तरीके से आप सोचिए, जो हमारी तस्वीर है, मुझे मास्क लगाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ की जो बदबू है वो बदबू कितनी खतरनाक है, वो बीमारी को एक दावत देती है। तो यहाँ के लोग किस तरह से रह रहे होंगे इसका पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो माता जी हैं हम इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए माता जी, आप लोग यहाँ पर रहती हैं, आपके घरों के सामने पूरी तरीके से कूड़े का अंबार लगा है, जो गंदगी है उस गंदगी को लेकर आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन किसी तरह का निस्तारण नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर क्या कहेंगे, इसको हटाना चाहिए और रहायशी मोहल्ले में ये होना ही नहीं चाहिए। और केवल हम ही लोगों की लोकेलिटी का नहीं है, लग रहा है कि दूर दराज से भी आ रहा है, तो इसका तो होना ही चाहिए। जी, यहाँ पर लगभग कब से पूरा कूड़ा डाला जा रहा है और आप लोग कितनी अब तक शिकायत दे चुके हैं? हम लोग तो हमेशा शिकायत दिए हैं, बल्कि इसके लिए हम लोग कोर्ट में भी दिए हुए हैं और हमेशा, जब से हम लोग 25 साल तो हो ही गया, 25 साल से ये यहाँ कूड़ा है। हाँ। एक भाई साहब भी हैं। और बरसात में तो फैल भी जाता है, हमारा मोहल्ला बीमार हो जाता है पूरा का पूरा यहाँ। तो जिस तरीके से यहाँ पे जो माता जी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, यहाँ पे स्थानीय लोग हैं और भी। भाई साहब ये बताइए, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम डॉक्टर उमेश सिंह है। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, आपको ज़्यादा इन सब मामलों में जानकारी भी है। गंदगी है, बीमारियां जो बढ़ती हैं, तो इसको लेकर के आपके द्वारा भी यहाँ पर से शिकायत दी गई, तो इसको लेकर के अभी तक क्या कुछ बातचीत हो पाई है? शिकायत हम लोग नगर निगम में मंत्री जी के यहाँ, प्रमुख सचिव के यहाँ शिकायतें सब जगह दी गई हैं, लेकिन निस्तारण कहीं से नहीं हो रहा है। कूड़ा इस कदर पड़ रहा है कि पूरा कूड़ा रोड पर पड़ जाता है और सबके घरों में आ रहा है। यहाँ रहना मुश्किल हो गया, इतना बदबू, इतना स्मेल, बीमारियों के संक्रमण हर समय रहता है। इस समय डेंगू, मलेरिया सब फैला हुआ है और कितने लोग बीमारी से ग्रसित हैं और यहाँ लोगों का रहना मुश्किल है क्योंकि घरों में कूड़ा उड़ उड़ के सारा पॉलीथीन, सारा कूड़ा सब और बदबू पूरा घर में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जैसे भाई साहब हैं, भाई साहब ने भी जैसा बताया कि इनके भी घरों में बच्चे हैं जो बीमारी के जो गंदगी के कारण बीमार भी हुए हैं। हम कहेंगे भाई साहब थोड़ा सा आगे आइए। ये बताइए, आपका नाम क्या है? रवि प्रकाश। रवि जी, ये बताइए, जैसा कि आपने बताया कि आपके घरों में भी इसकी, जब आप पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो पूरी गंदगी की जो स्मेल है वो आपके घरों में पहुँचती है, बच्चे बीमार पड़ते हैं। बहुत परेशान है बच्चे, कम से कम 2 बच्चे तो हमारे आर्डनली इस समय बीमार चल रहे हैं। बहुत दिक्कत है इसकी वजह से। इसको सर तुरंत जल्दी करवाइए, कैसे भी हो सके सर, गवर्नमेंट से कहिए। तो जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर, हम अपने कैमरामैन से थोड़ा सा कहेंगे कि आगे की जो तस्वीर है कूड़ा घर की, वो कूड़ा घर की आप तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आवारा मवेशी हैं वो भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं और उनके कारण जो मवेशियों से गंदगी की जो बात की जाए, वो गंदगी सड़कों पर पूरी तरीके से फैलती है। तो जाहिर सी बात है, जो नगर निगम के जिम्मेदार है या फिर जो लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल है, उनको भी एक साफ़ सफाई को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जो सफाई है उसका निस्तारण कराया जाए। जो स्थानीय निवासी हैं, जिस तरीके से स्थानीय निवासियों के द्वारा लगातार शिकायत दी जा रही है, उन शिकायतों का भी निस्तारण हो, तो जाहिर सी बात है जो स्थानीय निवासी हैं, जो बच्चे हैं, वो बीमारी के संक्रमण से बच सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। कानपुर में सभी विपक्षी दलों के अध्यक्षों के साथ कानपुर के नाना राव पार्क में लगी अंबेडकर प्रतिमा पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि मणिपुर में हुई हिंसा और नरसंहार मामले को लेकर संयुक्त विपक्षी मोर्चा ने अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सभी दलों के लोगों ने मणिपुर हिंसा को लेकर भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। संयुक्त विपक्षी मोर्चा के वक्ताओं ने मणिपुर हिंसा पर कहा कि यह मानवता को शर्मसार करने वाली घृणित घटना घटित हुई है। हो रही है नफरत, लगातार बांटना काम हो रहा है, कभी जातियों के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, वर्गों के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, भाषा के नाम पर जो लगातार बंटवारे की राजनीति हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस धरने के माध्यम से सब दलों के लोग विरोध भी प्रदर्शित कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अपनी नफरतकारी नीतियों से बाज आवे और देश में फिर से मोहब्बत का पैगाम फैलावे और देश को एक रखने का काम करें।
न्यायालय में सबकी आस्था है, न्यायालय का फैसला आया है तो वो स्वागत योग्य है। ये तो नीचे से ही आना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई है। राहुल जी, हमें उम्मीद है कि इसी सत्र में लोकसभा में होंगे और प्रधानमंत्री जो लोकसभा से भाग रहे हैं उनको सामना करना पड़ेगा। कौशाम्बी में गश्त के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले पशु तस्करों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आए तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने तस्करों के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया है। अन्य फरार तस्करों के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। थाना चरवा क्षेत्र में आज एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अभियुक्त घायल हुआ है और कई अभियुक्त फरार हैं, जिसकी काम्बिंग की जा रही है। इस अभियुक्त से पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आया है कि कल एक पुलिस मुठभेड़ हो गई थी चरवा थाना क्षेत्र में, जिसमें 4-5 से अधिक मुलजिम थे जो फरार हो गए थे। उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया था और पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज उसी की तलाश में पुलिस को स्पेसिफिक सूचना थी कि वहाँ वो मुलजिम छुपे हुए हैं और रात में निकलने की कोशिश करेंगे। उसी तलाशी के दौरान आज इन लोगों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक मुलजिम घायल है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र बर्रा विश्व बैंक इलाके में रहने वाले परिवार ने पुलिस को यह सूचना दी थी कि उनकी बेटी शाम को कोचिंग गई। कोचिंग खत्म होने के बाद बेटी को कई बार कॉल की गई, मगर बेटी की कॉल रिसीव नहीं हुई। तो रात में उनके पास 19 नंबर से कॉल आई और बेटी के अपहरण की बात बोलकर उसकी सलामती के लिए 10 लाख की फिरौती मांगी गई। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर पहुंचे डीसीपी दक्षिण व एडीसीपी के साथ ही कई थानों की फोर्स पहुंची। डीसीपी वहीं दक्षिण रविंद्र कुमार ने छठी में गठित कर खोजबीन शुरू कर दी है। बर्रा में छात्रा की जो है अपहरण की घटना को लेकर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो पुलिस महकमा जो है वो पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। और अगर बात करी जाए तो छात्रा का जो अगवा करने का जो वीडियो है वो उसके परिजनों के मोबाइल में भेजा गया है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बर्रा पुलिस है वो भी कई हरकत में आई है। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इससे पहले भी अपहरण कांड बर्रा में हो चुका है, उसको अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। इसको लेकर एक नया करके सामने आया है। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जो है उनके आदेश है कि 24 घंटे में जो है दोनों को सकुशल प्राप्त लिया जाएगा और उनके परिजनों से सुपुर्द की जाएगी। अब देखना यह कि पुलिस जो इस चैलेंज को है कब तक एक्सेप्ट करती है। क्या बात है महादत उपेंद्र थाना कानपुर। अलीगढ़ के श्री वात्स्यायन महाविद्यालय में बीएलएलबी के छात्रों ने द्वितीय वर्ष की पुनः परीक्षा की कॉपी जांचने से पूर्व रिजल्ट घोषित करने का आरोप लगाते हुए आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का पुतला फूका। छात्रों ने जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वहीं पुतला दहन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच पुतले को लेकर काफी खींचतान हुई। वहीं छात्रों ने कहा कि अगर आगरा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपनी गलती में सुधार नहीं किया गया तो आगामी मंगलवार को छात्र श्री वात्स्यायन कॉलेज के प्राचार्य के दफ्तर के अनिश्चितकाल बाहर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। लॉ सेकेंड ईयर के जिन बच्चों ने री एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट 18 जुलाई को घोषित कर दिया गया, जबकि हमारे महाविद्यालय द्वारा कॉपियां उन सभी बच्चों की कॉपियां 22 जुलाई को कॉलेज से फॉरवर्ड करके विश्वविद्यालय भेजी गई। बिना कॉपी चेक के जब कॉपियां विश्वविद्यालय पहुंची ही नहीं तो कैसे विश्वविद्यालय के लोगों ने परिणाम जारी कर दिया? इसके पीछे कौन लोग हैं जो विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल कर रहे हैं? तो उसी के निमित्त हमने आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूका है कि ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करें जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई करें, क्योंकि हम विगत 18 जुलाई के बाद से ही जब हमारा फेल का रिजल्ट आया उसके बाद से ही हम लगातार महाविद्यालय के अंदर प्रयासरत हैं। कभी ज्ञापन देते हैं, कभी आंदोलन करते हैं हम अपने प्रिंसिपल के समक्ष, लेकिन हमें कोई जो है वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिलता। खबर गोंडा जिले से है, जहां संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी का अमानवीय चेहरा सामने आया है। देश सब्जी की किल्लत और महंगाई का सामना कर रहा है, तो वहीं सब्जी से लदे पिकअप वाहन को संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा चालान कर दिया जाता है और उसके बाद वाहन बंद कर दिया जाता है। जबकि पिकअप ड्राइवर का कहना था कि वाहन क्षमता अनुरूप था, लेकिन इसके बावजूद चालान किया गया और सब्जी से लदे सभी 5 वाहनों को आरटीओ परिसर में ले जाकर बंद कर दिया गया है, जहां वाहन के ड्राइवर 2 दिन से भूखे प्यासे तड़पते रहे और वाहन में रखी सब्जियां खराब होती रहीं। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार 5 ओवरलोड वाहन पकड़े गए हैं, जो कि अपनी निर्धारित अनुमानित क्षमता से ज़्यादा वाहन का वहन कर रहे थे। ऐसी दशा में उनको बंद किया गया है और उसमें से 3 वाहन अपने जो उनके लिए मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो जुर्माना होता है वो जमा कर दिया गया है। 3 वाहन छूट चुके हैं। 2 वाहन
प्रक्रिया में हैं, जो जुर्माना जमा कर देंगे तुरंत छूट जाएंगे। गाजियाबाद से कुत्तों के आतंक का एक वीडियो सामने आया है। इसमें 5 कुत्ते घेर कर एक बच्चे को नोच रहे हैं। बच्चे के चिल्लाने पर कुत्ते उस पास और तेजी से झपट्टा मारते हुए नजर आते हैं। बच्चा जब भागने की कोशिश करता है तो कुत्ते उसे काटने लगते हैं। इस बीच एक डिलीवरी बॉय ने आकर मासूम की जान बचाई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मैं लोकेश चौधरी ऑफिसर सिटी 1 का निवासी हूँ। यहाँ पर आए दिन कुत्ते काटने की घटनाएं होती रहती हैं। कल सुबह भी यहाँ सोसाइटी में आर ब्लॉक में एक बच्ची को कुत्ते ने काटा है। इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हर तीसरे दिन होती रहती हैं। कई बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं को कुत्ते काट चुके हैं। इसकी शिकायतें प्रशासन को, नगर निगम को कई बार हम दे चुके हैं। और यहाँ पर इसमें कुछ निवासी भी हैं जो कुत्तों को पालते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। और अगर कुत्तों के लिए कुछ अगर हम एक्शन लेने की बात करते हैं तो वो बीच में आकर लड़ाई करने लगते हैं। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की ऑफिसर 1 सोसाइटी में आवारा कुत्तों के झुंड के द्वारा एक बच्ची पर हमले का प्रकरण संज्ञान में आया है। इस घटना से सोसाइटी में भय व्याप्त है। खासकर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं। मेरा गाजियाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि राजनगर एक्सटेंशन में इस तरह से आवारा कुत्तों के बढ़ रहे आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए समुचित कदम उठाएं। मेरा राजनगर एक्सटेंशन की सभी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन से भी निवेदन है कि वो अपने स्तर से भी सुरक्षा के समुचित इंतजाम करें। खबर गोंडा से है, जहां डीएम नेहा शर्मा हरे भरे पेड़ों को लगवा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ों की कटाई जोरों से की जा रही है। बता दें कि लेखपाल और 2 अन्य सिपाही पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि हल्का लेखपाल और सिपाही के मौजूदगी में हरे भरे पेड़ों की कटान हो रही है। लेखपाल के द्वारा बताया गया है कि यह टीम के द्वारा परमिशन मिला है, लेकिन पीड़ित द्वारा जब परमिशन की मांग की गई तो उन्होंने कोई परमिशन नहीं दिखाया और पुलिस की मौजूदगी में हरे भरे पेड़ों की कटाई हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। तो हमारे नंबर में खेत में क्या बोलते पेड़ लगा हुआ तो वो कटवा लिया है। कौन कटवा लिया? बेपच्छी बने और नेपाल पर और 2 पुलिस वाला के वो तो क्या बोलते पेड़ बिल्कुल जड़ से 2 काट दिया है और पेड़ 4 क्या बोलते छिंगा दिया है। विपक्षी कौन है? विपक्षी ओम प्रकाश। आपने इस संबंध में शिकायत नहीं किया? इस संबंध में शिकायत किया, हम एसपी के यहाँ दिया, थाने पे दिया, कोनो सुनवाई नहीं हो। आज भी आएंगे, कंडेलगंज दिया है। ये है कि बैनामा कराया हुआ हमारा पेड़ काट लिया और छिंगा दिया, थोड़ा बहुत काट लिया। हिंदी में बताओ। किसने काटा है पेड़? ओम प्रकाश काटा है। और कौन था साथ? राजेश, संतोष, अनिल सभे रहे, लाल जी रहे। इस संबंध में आपने शिकायत नहीं किया है? नहीं, शिकायत किया तो नेपाल पैसा लेके कटवा दिया। एसपी के यहाँ दरखास्त दिया, डीएम के यहाँ दरखास्त दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। समस्या यह है कि हम बैनामा के कराए रहे और के बाद में यह उमन पेड़ लगा रहा गूलर का, सागवन का और सिरसा का, वो पेड़ कटा दिया है। वो जामुन का। किसने कटवा दिया? ओम प्रकाश, राजेश और संतोष। तो ये लोग कैसे कटवा दिए आपको बगैर सूचित किए? नहीं, लेखपाल रहे, पुलिस रहे, लेखपाल पैसा लिए रहे, इसे वो कटवा दिया। हम सब घर पर नहीं रहे। इस संबंध में आपने शिकायत नहीं किया? नहीं, थाने पर दिया, एसपी के यहाँ दिया है। आज आए हैं यहाँ कंडेलगंज डैम के यहाँ दिया है। यूपी के औरैया जनपद में उस समय एक बड़ा हादसा होते होते बच गया जब स्कूली बच्चों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पलटी हुई बस में सवार कई बच्चों को स्थानीय और आसपास के गुजर रहे लोगों ने तत्परता दिखाते हुए निकालकर उनके परिजनों तक पहुंचा दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। आप गाड़ी में बैठे थे जब बस से आप स्कूल जाते हो तो कैसे गाड़ी पलट गई? तम्बाकू खाते। कौन तंबाकू खा रहा था? नैनपुरी। कौन खा रहा था? ड्राइवर खा आपने? हाँ। कैसे क्या हुआ? ये तंबाकू खा रहा था, बार बार थूक रहा था और कानों में लीड लगाए हुए था। बच्चों ने बताया, तब तक मैं यहाँ 5 मिनट बाद यहाँ आ गई मौके पे। मेरा तो घर सामने ही है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं इस गाड़ी से? जी। कितने बच्चे जाते हैं? 2। उनकी चोट वगैरह?
वो हमारे बच्चे अभी गए नहीं थे, गाँव से जा रही थी, गाँव में जा रही थी बस भैंसौल में। अच्छा, उसके पहले ही हादसा हो गया? हाँ, उससे पहले ये हादसा हो गया। नहीं आ गए थे थोड़ी देर में, जब ये 2-3 मिनट बाद। 2-3 मिनट बाद। तो घायल कितने हुए? घायल मामूली चोटें हैं बच्चों को, उनके घर पे सबको छुड़वा दिया है। सब लोग लग गए थे, 10-20 लोग, सबको मोटरसाइकिलों से सबके घर पे भिजवा दिया है। अब जो चोटें हों वो अपने परिवार के लोग देख रहे होंगे। एक बताया निहारी का है, उसके हाथ में फ्रैक्चर है। ये सूचना मिली, गांव के द्वारा ही सूचना दी गई कि थाना फपूत क्षेत्र में एक भैंसौल गांव पड़ता है। यहाँ पे एक मार्शल हेराल्ड स्कूल है, यहाँ की बस पलट गई है। इस सूचना पे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो पता चला कि 6:30 बजे बस जो मार्शल हेराल्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट छलदा में पड़ता है ये स्कूल, यहाँ की बस रोजाना की तरह आज आई और बच्चों को लेके जा रही थी। तो अचानक रोड के किनारे ये गड्ढे भी हैं और कुछ कट गए हैं रोड, तो इसके वजह से बस गिर गई है। गांव के लोग काफ़ी मेहनत किए, उसमें करीब 20 बच्चे थे, उनको बाहर निकाल दिया गया है। सभी परिवारीजनों को सूचना दी गई, सभी परिवारीजन बच्चों को अपने घर लेके चले गए हैं। कोई क्रिटिकली इंजर्ड नहीं है बच्चा इसमें। क्षेत्र के अंतर्गत गांव भैंसौल में जो एक मार्शल हेराल्ड की बस जो है बच्चों को लेकर आ रही थी, उसी के दौरान बस अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में पलट जाती। इसमें मासूम 20 बच्चे बैठे हुए थे जो बस में दब जाते। वहीं स्थानीय लोगों व ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को बाहर निकाला जाता है। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी जाती। सूचना पर पहुंचती पुलिस ने व CO सिटी अजीत मल ने भी पहुँचकर निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस बस में 20 बच्चे दब गए हैं। बस में रोड पर गड्ढे हो जाने का बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। फिलहाल बस को कब्जे में ले लिया गया है। अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो ग्रामीणों से अगर संबंध प्राइम TV की टीम ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि बस में जो चालक था उसने जो मैनपुरी खा रखी थी और बार बार थूकने के कारण से अनियंत्रित होकर बस पलट गई। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि वहाँ पर जो चालक है कानों में लीड व मैनपुरी खा कर ही बस को चलाता था। अब देखने वाली बात यह होगी कि आरटीओ विभाग ऐसे बसों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। प्राइम TV के लिए जय दत्ता की रिपोर्ट औरैया। खबर बाराबंकी से है, जहां थाना क्षेत्र मसौली के दबंग व्यक्ति अमरीश मौर्य और उनके सगे भाई ने अमदाहा में सड़क पटाई के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालकर प्रधान प्रतिनिधि को जाति सूचक शब्द बोले और फिर जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं पीड़ित प्रधान प्रतिनिधि ने थानाध्यक्ष मसौली को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। हुआ रहे थे हाँ, तो अगल बगल के किसानों को किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। सबको ये लगा कि हमारे गांव में अच्छी सुविधा मिल रही है, तो हम यहाँ तक कि चक्रोट पटा लाए। और इधर जब अमरीश मौर्य जी के खेत के पास आए तो इन्होंने हमको एक बार फ़ोन पे भी धमकी दिया है और हमको मिले, बोले आप उधर 2 मीटर से ज़्यादा चक्रोट नहीं पटवाएंगे। तो हमने कहा क्यों, तो बोले वहाँ पे इतना है। तो हमने लेखपाल से पहले चिन्हित करवा लिया था चक्रोट पटवाने के लिए। जब चिन्हित करवा लिया था तो ये हम जानते थे कि कितना यहाँ पे है, 3 मीटर पटवाया हमने। फिर उन्होंने जो है हमको मिलकर धमकी दी हमको कि आप यदि पटवाएंगे तो फिर हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे और आप कहीं कुछ करेंगे तो फिर उसके लिए आपकी सुविधा हम बनाएंगे। मारने पीटने की भी धमकी दी और जासूचक हमको जो है गौतम होने के नाते जो है गालियाँ भी बोली। अच्छा, अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।